प्रणाम। हम श्री विद्या क्षेत्र में वैदिक गणित, विज्ञान व तकनीकी के मूल्यों को, जैसे ये मूल्य उसमें जागृत हैं, उनके समांतर होने का प्रयास कर रहे हैं। वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, ये स्पेस कंटेंट की विद्या है। ये स्पेस कंटेंट, ये जो आकाशीय द्रव्य है, ये जो आकाश द्रव्य स्वरूप है, इसके बारे में जो हमारा गणित है, उसका जो विज्ञान और तकनीकी बनता है, तो ये दिव्य द्रव्य बन जाता है। ये दिव्य द्रव्य जो है, ये किस तरीके से इस संसार के चक्र को, इस जीवन चक्र को चला रहा है, और ये जीवन चक्र सूर्य के माध्यम से जो प्रकृति की अध्यक्षता में हो रहा है, ये ही वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। आइए आज हम एक बात जानें कि जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, जो वैदिक ग्रंथ हैं, ये वैदिक ग्रंथों का जो अनुबंध है, इनको बांधने का तरीका है, उसको जानना चाहिए। वैदिक ग्रंथ किस तरह बंधे हुए हैं, तो जो इसके अंदर ज्ञान है और जो इसके अंदर विज्ञान है और जो इसके अंदर तकनीकी है, ये किस तरह से एक साथ में बंधी हुई है। एक रूप में हम देख सकते हैं कि किस तरह से प्योर वैल्यूज़ जो हैं, शुद्ध ज्ञान जो है, और जो अप्लाइड वैल्यूज़ हैं, ये प्योर और अप्लाइड वैल्यूज़ को एक साथ किस तरह से लिया जा रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। इसको एक दृष्टि में हम कहते हैं ये त्रिविद्या है। त्रिविद्या का तात्पर्य होता है ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। और ये अथर्ववेद जो है, ये इन तीनों वेदों के अर्थों को बताने के लिए है, या त्रिविद्या को जानने के लिए हमें अथर्ववेद की आवश्यकता है। अथर्ववेद से तीनों वेदों को जाना जाता है। दूसरी बात जानने वाली ये है कि कोई भी अगर ग्रंथ होगा, मान लीजिए हमारे पास गीता है, या कि हमारे पास दुर्गा सप्तशती है, या कि हमारे पास चरक संहिता है, या उसका सिद्धि स्थानम है, ये सभी 700 श्लोकों के ग्रंथ हैं। और जो शब्द कल्प है, इसके का ब्रह्मा के स्वरूप में जो इसके 10 ट्रांसेंडेंटल कोड वैल्यू का योग बनेगा, वो भी 700 है। इस तरह से हमें ये जानना चाहिए, ये समझना चाहिए कि ये सभी ग्रंथ जो हैं, एक ही ज्ञान को इन अंकों के माध्यम से इस सांख्य के स्वरूप में किस तरह से सुगठित किया जाता है, और इस सांख्य निष्ठा को किस तरह से योग निष्ठा के समांतर वाला बना देता है, और ये सांख्य का योग और योग का योग ये किस तरीके से काम करता है, किस तरह उपयोग में लाया जाता है। इसका एक जो गुण, जो एक ग्रंथों का सुगठन है, वो ये है कि ग्रंथ का जो विभाजन है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास साकल ऋग्वेद संहिता है, ये मौलिक ग्रंथ है। साकल ऋग्वेद संहिता, ये संहिता को जब हम कहते हैं कि इसके 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं, 85 अनुवाक हैं, और 1028 सूक्त हैं, 2024 वर्ग हैं, और 10,552 इसकी ऋचाएँ हैं, 3,97,265 इसके लिखे हुए अक्षर हैं,
और पुल ज्ञान ये 4,32,000 अक्षरों का है। ये जो विभाजन है, ये ही इसका जो ग्रंथ है, इसकी ये जो प्रबंध है, इसको हम कहते हैं नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज से नॉलेज में पहुंचना है और नॉलेज से ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचना है। इसलिए इस स्क्रिप्चर को स्क्रिप्चर के माध्यम से ही पढ़ना है और जानना है। आइए और एक उदाहरण लेते हैं कि हमारे पास दुर्गा सप्तशती एक ग्रंथ है। ये दुर्गा सप्तशती ग्रंथ जो है ये 700 श्लोकों वाला है, 700, और इसका विभाजन 13 अध्यायों में है। 104 है पहले अध्याय में, 69 है दूसरे अध्याय में, 44 है फिर 42 है। इस तरीके से जब हम आखिर तक पहुँचेंगे तो यहाँ पर 29 है। ये 29 जो है ये ब्रह्मा का अंक है और यही हमारे पास सूत्र और उपसूत्र हैं। तो जो 13वां अध्याय है और दुर्गा का अंक 16 है, तो ये दुर्गा से जो हम 13 अध्याय के ग्रंथ में 16 से 13 अध्याय के ग्रंथ में पहुंच रहे हैं, और ये जो हमारे पास 1 से 16 अंक के जो फैक्टर्स हैं 29 बनते हैं, ये सारे गुण जो हैं ये हमें ये इंगित करते हैं कि ये एक विद्या है, ये एक गणित है जिसको जानना चाहिए। अब देखिए कि दुर्गा सप्तशती जो ग्रंथ है ये 13 अध्यायों वाला है, दुर्गा का अंक 16 है और जो आखिरी अध्याय है उसके श्लोक 29 हैं। और अगर हम 1 से 16 तक के नंबर्स को लें तो इसके 1 से 29 तक फैक्टर्स होते हैं। 29 जो है वो ब्रह्मा जी का अंक है। ये सारी बातें जब हम एक साथ देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि अगर हमें गणित सूत्रों का आधार जानना है या गणित सूत्र कहाँ पर जागृत हैं, किस तरह जागृत हैं और गणित के मूल्यों का किस तरह उपयोग किया जा रहा है और वैदिक ज्ञान और ज्ञानिक वैदिक शास्त्रों का प्रबंध किस तरह से है, तो इस तरह से हमें इन ग्रंथों को देखना होगा। और अगर हम दुर्गा सप्तशती ग्रंथ को देखें तो ये 13 अध्याय जो हैं, तो इसका जो प्रथम चरित्र है इसको कहा जाता है चरित्र। ये देवी का चरित्र जो है, ये जो दूसरा द्वितीय चरित्र है इसको मध्यम चरित्र कहते हैं और तीसरा जो है इसको उत्तर चरित्र कहते हैं। ये एक अध्याय है, ये 2 से 4 तक है और ये 5 से 13 तक है। यानी कि ये 1 है, ये 3 है और ये 9 है। अब इन तीनों अक्षरों को देखिए, 1 बराबर है 3⁻0, 3 बराबर है 3⁻1 और 9 बराबर है 3 की शक्ति 2। तो ये हमें जो सीक्वेंस दिख रहा है ये हमें स्पष्ट इंडिकेट कर रहा है कि इसके प्रबंध के अंदर गणित है और इसकी गणना किस तरह की जा रही है, इसको बांधा किस तरह जा रहा है, ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, इसकी अप्लाइड वैल्यूज़ कैसे लेनी है, ये सब इसी ग्रंथ के प्रबंध के अंदर ही दिया हुआ है। आइए हम और आगे देखें कि अगर हमारे पास तीनों चरित्र में तो 7 ऐसे गुण हैं जिनको अपनाया गया है। ये 7 क्यों अपनाए गए हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो 3 स्पेस है, जो हाइपर क्यूब 3 है, इसकी 7
ज्योमेट्री से G3⁻7 है। तात्पर्य क्या हुआ कि ये क्यूब 7 तरह का है। तो इस तरह से जो पहला गुण लिया गया वो 3 भागों में बांटा गया और फिर हर एक भाग को 7-7 भागों में बांटा गया। तो ये हमें ये स्पष्ट बतला रहा है कि एक गणित है। अगर हमारे पास 1 से 10 तक नंबर हों तो 7 यहाँ पर सबसे बड़ा प्राइम है और यहाँ 7 जमा 3 है। तो ये स्पष्ट सामने आ रहा है कि ये हम 1 से 10 अंक जो हैं इनके बारे में जानने जा रहे हैं। ये भी स्पष्ट नज़र आ रहा है कि 700 जो है 7 गुणा 100 है। ये भी हमें स्पष्ट नज़र आ रहा है जो 100 अंक है इसके 1 से 99 तक जो डबल अंक हैं ये 9 और 11 की ग्रिड में हैं और ये ट्रिपल डिजिट बाहर चला जाता है। ये 9 और 11 और ये 100 वाले में जाना। तो जब हम दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय को देखेंगे तो उसके अंदर ये व्यवस्था पूरी की पूरी है, किस तरीके से हम डबल डिजिट नंबर्स जो हैं इनको अगर 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम के डबल डिजिट नंबर्स को लिखें तो हम पाएंगे कि हमारे पास ये नंबर इस तरीके से 9 × 11 ग्रिड में आ जाते हैं। और अगर हम 99 को देखें तो 1 से 47 नंबर्स लें तो इनके फैक्टर 1 से 99 हैं। ये गीता के प्रथम अध्याय है। और 1 से 99 नंबर्स के अगर फैक्टर्स लें तो ये 236 है, जो कि हमारे पास 13 उपसूत्रों के कुल वर्ण हैं। इस तरह से क्रम से जब हम इस प्रबंध को देखेंगे, समझेंगे, अपनाएंगे तो हम पाएंगे कि जो वैदिक गणित सूत्रों का प्रबंध है वो ही इन ग्रंथों का प्रबंध है। आइए हम देखें कि प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र में जो 7-7 गुण लिए गए हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह से ये यहाँ पर इस प्रबंध को बना रहे हैं। पहला गुण ऋषि का है, दूसरा देवता है, तीसरा छंद है, चौथा यहाँ पर शक्ति है। यहाँ पर शक्ति, यहाँ पर स्वरूप है, यहाँ पर बीज है और यहाँ पर तत्व है। ये 7 गुण हैं जो तीनों चरित्रों में देवी के जो सप्तशती का ग्रंथ है इसका जो 3 चरित्र हैं, हर एक चरित्र में ये रूप हैं। स्वरूप को देखें तो ये 26 है, तत्व को देखें तो 21 है, ये तत्वम शब्द होता है, 30 है, ये बीजम कहते हैं, ये पर 16 और 9 25 है, ये शक्ति है, ये छंद है, ये देवता है और ये ऋषि है। इनका हम योग करके अपने पास रख लें। अब देखें कि प्रथम चरित्र में जो ऋषि है वो ब्रह्मा है, मध्यम का विष्णु है और तीसरे का रुद्र है। इनके अंक देखेंगे, ये 29 है, ये 25 है और ये 17 है, कुल 71 योग बनेगा। अभी तक हम जब 3 स्पेस की बॉडी को देखते हैं तो हम केवल क्यूब को देखते हैं, हम सफ़ियर को नहीं देखते हैं, वृत्तम को नहीं देखते हैं, गोल को नहीं देखते हैं। ये जो गोल वृत्त है इसको हम नहीं देख रहे हैं, इस गोल वृत्त का वृत्तम स्वरूप नहीं देख रहे हैं। ये सफ़ियर जो है
वो जब हम जानेंगे तो हम इस 71 अंक का उपयोग करेंगे, और जैसे घन करेंगे तो क्यूब करेंगे तो ये 31 अंकों का उपयोग करेंगे। इस तरह से ये पहला गुण जो ऋषि वाला गुण है, ये ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र है। यहाँ स्वरूप में देखेंगे तो प्रथम स्वरूप में ऋग्वेद है, दूसरे में यजुर्वेद है और तीसरे में सामवेद है। ये देखेंगे तो ये 27 है, ये 31 है और ये 35 है। इसका योग करेंगे तो ये 7 और 8 87 बनता है। ये 3 गुणा 29 है। इसी तरह तत्व में देखेंगे कि यहाँ पहले में अग्नि तत्व है, दूसरे में वायु तत्व है और तीसरे में सूर्य तत्व है। ये सातों के सातों गुणों को जब हम जोड़ करेंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास कुल 697 बनता है और कुल श्लोक 700 हैं, और ये डायमेंशन यहाँ पर इस ओरिजिन में ले जाती है। ये जो प्रबंध है, इस ग्रंथ का जो ये प्रबंध है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज है, यही हमें नॉलेज पर ले जाती है। इसलिए जब हम किसी भी वैदिक शास्त्र को लें, किसी वैदिक ग्रंथ को लें, तो उसकी एक पहचान ये होगी कि क्या इसका ज्ञान और इसका ज्ञान का प्रबंध साम्य है। अगर साम्य होगा तो ये वैदिक ग्रंथ की श्रेणी में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस तरह से ये वैदिक जो ज्ञान के ग्रंथ हैं, ये अपने आप में अपने को सुरक्षित किए हुए हैं, क्योंकि इनका ज्ञान और इनका प्रबंध साम्य स्वरूप में है, पैरेलल है, और पैरेलल के साथ साथ ये सम है, सम के सम साथ साथ ये समुच्चय हैं, पूरी तरह से अपने आप को एकत्रित किए हुए हैं। ये सब गुण इस ग्रंथों के प्रबंध में हैं। इसलिए हमें जब भी किसी वैदिक शास्त्र में पहुंचना हो तो हमें इसके ज्ञान पर और इसके प्रबंध पर ध्यान देना होगा। अगर हम गणित सूत्रों को ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये सूत्र और उपसूत्र वैदिक हैं या नहीं, तो हमें इस पर जो मापदंड लगाना होगा वो यही लगाना होगा कि इनके अंदर का जो ज्ञान है और इसका जो प्रबंध है, क्या ये साम्य है या नहीं है। इस तरह से अगर हम सूत्रों में जाएंगे तो हम देखेंगे कि पहला वर्ण 6 है और इसके अंदर 0, 1, 2, 7, 9 और 10 अंकों का तो वर्णात्मक वर्णन है, और 3, 4, 5 और 6 और 8 का नहीं है। तब हम जानने का प्रयास करें कि ये जो 8 अंक है ये बड़ा ए है। तो जब हम दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में प्रवेश करेंगे तो इस दुर्गा सप्तशती के अंक 16 हैं, जो कि 6 स्पेस का जो कंटेंट है, इसका जब विघटन होगा तो ये 16 के बराबर होगा। ये जो पहुँच है 6 स्पेस 6 आकाश का जो द्रव्य है, ये 16 स्वरूप वाला है, और ये दा जो है ये 6 अंक की व्यवस्था वाला है। तो ये सभी मूल्यों को एक साथ स्वरूप में देखेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि प्रथम चरित्र का जो
प्रवेश द्वार है वो ए ओम एवं है। इसलिए गणित सूत्रों का जो आधार 3, 4, 5, 6 और 8 है, और इसका ये जो 8 है ये हमें इस स्वरूप में ले जाएगा। तो हम वैदिक गणित के जो विज्ञान और तकनीकी का आधार है, गणित सूत्रों का जो गणित है, ये जो गणित सूत्र हैं इसके अंदर जो गणित है उसका विज्ञान और तकनीकी आधार क्या है, इसको जानने के लिए हमें दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में पहुंचकर हमें ये ए जो पहले सूत्र का वर्ण ए है, तो इसका दीर्घ ए, ये 6 और 6 दोनों का जो 8 संख्या बननी है, इसको जानना होगा। तो आइए आज हम इनसे ये भी जानें कि हम 1 गुणा 1 जानते हैं, 1 जमा 1 2 जानते हैं, पर आज का गणित हमें 1 और 1 एक्सिस का सिंथेसिस करें तो ये मूल्य 3 बनता है, ये दिशा वाला नहीं है। वैदिक गणित जो है वो इस दिशा वाला है कि हमें ये जो गुणा करनी है और 1 तक पहुंचना है, ये जो जोड़ करना है और 2 पर पहुंचना है, इसके अलावा एक एक्सिस और दूसरी एक्सिस को जब हम सिंथेसिस करेंगे, जोड़ेंगे, तो 3 बनता है। ये सिंथेसिस ऑपरेशन जो है ये वैदिक गणित की यूनिकनेस है। ये 2 ऑपरेशन तो हम मैथमेटिक्स में, मॉडर्न मैथमेटिक्स में भी कर रहे हैं, पर इसकी जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं को लांघने के लिए हमें इसके अंदर डायमेंशनल सिंथेसिस को जानना होगा। ये डायमेंशनल सिंथेसिस का स्पष्ट स्वरूप कैसा है? हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। हमारे पास एक स्पेस है और ये एक्सिस के स्वरूप में है। उसके बाद हमारे पास 2 एक्सिस हैं, फिर हमारे पास 3 एक्सिस हैं। ये 2 एक्सिस का मूल्य क्या बनता है और इन 3 एक्सिस का मूल्य क्या बनता है, ये जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि एक्सिस का सिंथेसिस कैसे होता है। इसका मैथमेटिक्स क्या है? 1 और 1 अंक का तो हम जानते हैं, या गुणा कर लेंगे या इसको जमा कर लेंगे। लेकिन यहाँ सिंथेसिस करने के लिए हमें ये जानना होगा कि हमारे पास अगर एक एक्सिस है और यहाँ पर दूसरी एक्सिस भी अगर आ जाए, तो ये खाली स्थान को भरने के लिए जो अपने आप भर जाता है, ये 1 गुणा 1 1 ही रह जाता है। ये जो ज्ञान है, इसको जानना डायमेंशनल सिंथेसिस में ये 3 कैसे बनता है, ये जानना है। ये आज नहीं है। तो आइए वो तालिका बनाएं कि कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस और नियम्स हैं जो कि वैदिक गणित के जानने के आधार स्वरूप हैं। तो वैदिक गणित के जो ऑपरेशंस हैं, इसकी वो ऑपरेशंस जो कि आधुनिक गणित में नहीं हैं, उनकी एक तालिका बनाते हैं। पहला है डायमेंशनल सिंथेसिस। जिसका तात्पर्य ये है कि एक एक्सिस के बाद जब 2 एक्सिस हो जाएंगी, 3 एक्सिस हो जाएंगी, तो क्या स्वरूप बनता चला जाएगा। दूसरा ऑपरेशन है डोमेन स्प्लिट। डोमेन स्प्लिट का मतलब ये है, इसको कहते हैं डोमेन स्प्लिट स्पेक्ट्रम।
ये जानने का तात्पर्य ये है कि ये जो 3 स्पेस का कंटेंट है, ये जो द्रव्य है इसके अंदर, जिसके कारण आयतन है, ये आपस में ये किन गुणों वाला है। ये जो D3 है, इस कंटेंट के क्या गुण हैं, तो ये विभाजन कैसे करता है। पहले ये 2 डायमेंशंस में जाता है और एक डायमेंशन ऑफ डायमेंशन में पहुंचता है। तो ये मूल्य इसका 4 होता है। किस तरीके से डायमेंशंस का सिंथेसिस होता है, एक्सिस का सिंथेसिस होता है, और किस तरीके से इस वॉल्यूम का, इस कंटेंट का विभाजन होता है। तीसरी बात जो जानने वाली है वो ये है कि ये जो स्पेस है, ये जो क्यूब हमारे पास बन रहा है, ये दिखता तो हमें एक है, लेकिन है केवल ये 8। ये 1⁻³ है, लेकिन ये 2⁻³ इकट्ठा होकर 1⁻³ बना हुआ है। तो ये जो स्वरूप है इसका, तो अगर हमारे पास 8 क्यूब हों और इन 8 क्यूब के अगर हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को जानें, इन 8 के जानें, तो हम जान पा रहे हैं कि एक जब क्यूब होता है, पहला जब क्यूब होगा तो इसके 27 कंपोनेंट होंगे। दूसरा जब क्यूब आएगा तो इसमें से 9 कम हो जाएंगे, क्योंकि इसकी एक सरफेस पहले वाली सरफेस के साथ हो जाएगी, और ये इस 27 से ये 18 में होगा। तीसरे में 18 और फिर 12 होगा। ये जो स्वरूप बन रहा है, और फिर नीचे में करेंगे और आगे करेंगे, तो ये जो स्वरूप बन रहा है, इस स्वरूप को हमारे को जानना है। इसको जानने के लिए हम देखें, एक जो यूनिट वाला था 1⁻³ जो था, इसने हमारे को 3⁻³ 27 यूनिट दिए। इसी तरह से 2⁻³ लेंगे तो ये हमें 5⁻³ 125 दे देगा। आगे 3⁻³ 7⁻³ 343 कंपोनेंट्स होंगे। ये 1 और 3 का संबंध क्या है? जो एक स्पेस है, ये जो G1 है, इसकी 3 वर्शंस हैं। ये 2 स्पेस है, इसकी 5 ज्योमेट्रीज है। ये जो 3 स्पेस है, इसकी 7 ज्योमेट्रीज हैं। तो इस तरह से ये जो क्यूब हैं, इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे, उनका जो आपसी संबंध है, ये हमें जानना होगा। इसके अतिरिक्त जो चौथी बात जाननी होगी वो ये है कि ये जो क्यूब है, इसकी जो 6 सरफेसेस हैं, जो इसकी 7 ज्योमेट्रीज बन रही हैं, इन 7 ज्योमेट्रीज में ये जो कॉस्मिक विंडोज़ हैं, इन कॉस्मिक विंडो से जो अंदर प्रकाश आएगा और इस प्रकाश का जो 5 द्वारों से बाहर जाएगा, तो ये पंचभूत बनाएगा। ये पंचभूत कैसे बन रहे हैं? इसमें पृथ्वी द्रव्य कैसे बन रहा है, इसमें आपा का द्रव्य कैसे बन रहा है, अग्नि कैसे बन रही है, वायु कैसे बन रही है, और आकाश स्वयं कैसे बन रहा है। ये 5वां गुण जो जानने वाला है कि जो इसका केंद्र है, इस केंद्र के ऊपर 4 स्पेस है, तो यहाँ पर एक कैविटी बन जाती है। ये आंतरिक जो प्रवेश द्वार है, तो इस आंतरिक प्रवेश द्वार में ये प्रकाश पहुंचकर किस तरीके से हमारी आंतरिक व्यवस्था को जागृत कर रहा है। तो ये 5 मौलिक गुण हैं, ये 5 गौणिक मौलिक वैदिक मैथमेटिक्स के नियम हैं, जो कि वैदिक मैथमेटिक्स को बाकी मॉडर्न मैथमेटिक्स से अलग करता है। तो किस तरह से वैदिक गणित और आज का गणित, इनमें जो अंतर आना है, वो हमारे पास
डायमेंशनल सिंथेसिस के ऑपरेशंस के कारण से है। यहाँ पर केवल हम ये और ये दो ऑपरेशंस करते हैं और यहाँ पर हम तीसरा ऑपरेशन भी करते हैं। इसके बाद जो छठा स्वरूप देखना है वो ये देखना है कि किस तरह से ये जो वर्ण हैं ये अंक की अवस्था में पहुँचते हैं, अंक किस तरह से स्थापत्य में पहुँचते हैं, स्थापत्य किस तरह से चेतना में पहुँचता है और चेतना से कैसे ब्रह्मी अवस्था होती है। ये छठा आधार है जो जानना होगा। इनके जानने के पश्चात जो वैदिक गणित के विद्यार्थी प्रारंभ से गणित को जानना चाहते हैं उनके लिए पहला गुण ये है कि वो इस सूत्रों की और उपसूत्रों को एक एक वर्ण से लेकर आखिरी वर्ण तक 519 स्टेप्स कैसे हैं ये जाने। ये पहला 6 से प्रारंभ होता है तो उसके बाद इसके 16 ही सूत्र क्यों हैं और इसके 26 षोडश जो जिसका 16 अर्थ है, ये 26 दिव्य व्यवस्था वाला कैसे होता है, इसके अंदर 36 कुल वर्ण क्यों हैं, ये 46 ही इसके 24 सूत्रों के और 22 इसके सिलेबल्स क्यों हैं, ये 56 जमा 56 ये हमारे पास आखिरी उपसूत्र की दिव्य व्यवस्था क्यों है। इस तरह से हमें वैदिक गणित के जो टेक्स्ट है, वैदिक गणित की टेक्स्ट को हमें वर्णों की टेक्स्ट के स्वरूप से, अंकों के स्वरूप से, स्थापत्य के स्वरूप से, चेतना के स्वरूप से हमें ब्रह्मी अवस्था की स्वरूप में ले जाना है। और जैसे ही हम इस टेक्स्ट को इस तरह ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे पास एका अधिकेन जो शब्द है ये हमारे पास 6, 4, 2, 7, 2, 4, 6, 8 अंकों की व्यवस्था हो जाएगी। 6 स्पेस 4 स्पेस ये हमारे पास स्थापत्य हो जाएगा। ये हाइपर क्यूब 6, हाइपर क्यूब 4 और हाफ यूनिट का हाइपर क्यूब 6, हाइपर क्यूब 4 और ब्रह्मी अवस्था में कैसे सभी वर्ण एक अंक के स्वरूप हैं। इस तरह से ये टेक्स्ट ट्रांसलेट हो जाएगी। इस ट्रांसलेटेड टेक्स्ट के आधार पर ही हमें गणित से विज्ञान में पहुंचना है और इससे ही हमें तकनीकी अवस्था में पहुंचना है। इसलिए साधकों, आप गणित सूत्रों को वर्णों की टेक्स्ट में अपनाकर अंकों तक पहुंचिए, इसका स्थापत्य पहुंचिए, इसकी चेतना तक पहुंचिए, ब्रह्मी अवस्था तक पहुंचिए और फिर ही आप वैदिक विज्ञान में और वैदिक तकनीकी में प्रवेश करिए। परमात्मा आपको सफलता दे। धन्यवाद।